जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, महादशा की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको जो हमारे विंशोत्तरी सिस्टम में महादशाओं का एक ऑर्डर सीक्वेंस दिया गया है उसको धार्मिक तरीके से और उसके साथ साइंटिफिक लॉजिक्स को मिलाकर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहली महादशा केतु की लेते हैं। अब दर्शकों, इस ऑर्डर सीक्वेंस को एक बार फिर आप याद कर लें। याद करना कैसे है कि शुरुआत होती है केतु से। केतु आपकी पहली महादशा होती है क्योंकि वहां से ही हम कहते हैं सृष्टि का निर्माण हुआ या बच्चे के जीवन की शुरुआत वहां से हुई। सबसे पहले केतु, केतु के बाद शुक्र यानी वीनस, वीनस के बाद सन यानी सूर्य, और चौथी महादशा होती है मून यानी के चंद्रमा की। पांचवी महादशा आएगी मंगल की, छठी महादशा राहु की, सातवीं महादशा आएगी इसमें बृहस्पति यानी के देवगुरु जुपिटर की, आठवीं महादशा शनि की, और अंतिम महादशा प्लेनेट बुध यानी के मरकरी की होती है। अब दर्शकों, ये जो ऑर्डर सीक्वेंस है ये आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से समझ तो आ गया, मगर आज इसी चीज को थोड़ा सा मैं और पुराणों के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो वैदिक नॉलेज जिसको हम कहते हैं ये शास्त्रों से आई हुई नॉलेज है। हालांकि उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लॉजिक के हिसाब से मतलब पूरी नहीं भी बैठती, मगर जब हमें कोई भी नॉलेज किसी सोर्स से मिली हुई आती है तो हमें सबसे पहले उसे समझ लेना जरूर चाहिए। तो दर्शकों, पुराण, स्पेशली शिव पुराण ले लीजिए, नारद पुराण ले लीजिए, भागवत पुराण ले लीजिए या इंपॉर्टेंट विष्णु पुराण ले लीजिए, इन सब में सृष्टि की रचना के बारे में काफी कुछ बताया गया है। अब ये जो बताया गया है, हर जगह एक चीज जो कॉमन मिलती है वो ये है कि सृष्टि की शुरुआत भगवान विष्णु से हुई। और कैसे हुई, मोर और लेस आप देखोगे कहानियां थोड़ी थोड़ी बदली मिलेंगी आपको, मगर अगर हम उसके क्रक्स में जाएंगे तो क्रक्स आपको वही मिलने वाला है कि सृष्टि की संरचना, शुरुआत भगवान विष्णु से हुई। और भगवान विष्णु क्या है, क्षीर सागर में बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, कह सकते हैं शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं। उनके नाभि से एक कमल उपजा और उस कमल से ब्रह्मा जी का सृजन हुआ। अब जब ब्रह्मा जी का सृजन हुआ तो ब्रह्मा जी को उनके मन में आया कि मैं इस चीज को जानूं कि मेरा जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ। यानी उन्होंने अपने आप को समझने का प्रयास जैसे ही शुरू किया तो उनको ये लगा कि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई है, तो हो सकता है कि इसका बेस कमल के नाल में हो। तो वो कमल के नाल यानी कि जो स्टेम है कमल का, उसके अंदर वो चले गए। अपने आप को खोजना, अपने अगल बगल की प्रकृति को समझना या खोजने की कोशिश करना, उन्होंने वो ही किया। मगर वहां तो नितांत अंधकार था। अब उस अंधकार में ना उनको कुछ दिखाई दे ना कुछ प्रतीति हो। तो वो जो कथाएं कहती हैं कि वो 100 साल तक इसी भ्रम में इसी तरह उस नाल के अंदर घूमते रहे, मगर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। मगर इतनी देर तक उस अंधकार में रहते हुए वो समाधिस्थ हो गई, यानी कि उनकी समाधि लग गई। अब समाधि लग गई तो समाधि में बैठे बैठे उनको सब कुछ प्रकाश दिखना शुरू हो गया और उनको पता लगा कि उनका जो जन्म हुआ है ये भगवान विष्णु के नाभि से ही हुआ है। नाभि से कमल उपजा और वो कमल के नाल के साथ मतलब उनकी नाभि से वो जुड़े हुए। तो उन्होंने जब समाधिस्थ अवस्था में भगवान विष्णु के उस रूप को देखा और उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान, आप मेरे जनक हो, तो मुझे ये बताइए कि मेरा जन्म किस प्रयोजन के लिए हुआ है, यानी कि मेरे जीवन का मोटिव क्या है, पर्पस क्या है मेरे जीवन का। तो भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया, बताया कि दुनिया की सृष्टि की रचना करने के लिए आपका जन्म हुआ है। और कहानी आगे ये कहती है कि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से या उनके आदेशों से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू करी। अब अलग अलग कहानियां हैं कि उनके दाएं भाग से किस ऋषि का जन्म हुआ, बाएं भाग से दूसरे ऋषि का जन्म हुआ, हृदय से किसी का, भौहों से किसी और का, मतलब वो कहानी आप पढ़ सकते हो दर्शकों। मगर अब इसमें
जो आगे मतलब कहानी आती है कि भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो उनका शरीर 2 भागों में डिवाइड हो गया। यानी कि जब हम इंसानी जीवन की परिकल्पना करते हैं तो उसमें इंसानी जीवन तो एक शरीर हुआ। अब वो शरीर को जैसे बनना था, तो आप देखिए उसमें साइंटिफिक लॉजिक भी है कि ब्रह्मा जी का शरीर 2 हिस्सों में विभक्त हो गया, डिवाइड हो गया, और उसको नाम दिया गया काया। काया यानी शरीर, का प्लस या। अब का और या, का को बोला गया कि का पुरुष है और या प्रकृति है। पुरुष को हम चेतना भी कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, और या प्रकृति यानी कि मदर। आप उसको माँ शक्ति भी कह सकते हैं, माँ भगवती भी कह सकते हैं, यानी कि फादर मदर, पुरुष और प्रकृति, का जमा या काया। अब सृष्टि की संरचना दर्शकों इस तरह हुई। अब इसी स्टोरी के इस क्रक्स को, इन थोड़ी सी चीजों को अगर आप अपने इस विंशोत्तरी सिस्टम के साथ मिलाने का प्रयास करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा ये जो ज्योतिष शास्त्र है, ये ज्योतिष शास्त्र कहीं ना कहीं विष्णु पुराण से कह लीजिए या उन पौराणिक कथाओं से या जो पौराणिक ज्ञान है उसके हिसाब से ही ज्योतिष शास्त्र की रचना करी गई है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र तो बेस ही भगवान विष्णु के ऊपर हो रहा है, और हमारे ये जो वैदिक पुराण मतलब जो पुराण हैं, पुराणों में स्पेशली विष्णु को ही सृजक और उसके बाद पालन करने वाला सृष्टि का बताया गया है। अब आप उसमें देखिए, सबसे पहले भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उपजता है, वहां से ब्रह्मा जी की रचना होती। अब आप समझ सकते हो कि ये क्या है। ये ब्रह्मा जी ने जब अपने आप को खोजने की शुरुआत की तो वो ब्रह्मा जी का क्या बन गया? वो केतु बन गया दर्शकों। अब केतु किसी का भी पास्ट होता है। उन्होंने अपने आप को जानने समझने का प्रयास किया कि मैं क्या हूं, मेरे जीवन का पर्पस क्या है। तो जब उन्होंने उस पर्पस को जानने की बात करी तो समझ सकते हो कि वो उनका केतु बन गया। अब केतु के बाद आप देखिए विंशोत्तरी सिस्टम में क्या सेकंड प्लेनेट कौन सा महादशा आती है? वो आती है वीनस की, शुक्र की। और ब्रह्मा जी किस चीज को खोज रहे थे? अपने सृजन करने वाले, अपने रचयिता को खोज रहे थे कि उनका जन्म कैसे हुआ है और किस पर्पस के लिए हुआ है। और जब उनको वो सारी चीज मिली तो क्या मिला? कमल के नाभ में मतलब कमल के नाल में समाधिस्थ होते हुए उन्हें किसके दर्शन हुए? भगवान विष्णु के। अब भगवान विष्णु क्या है? वीनस ही तो है। सो केतु के बाद वीनस। अच्छा, अब भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि अब आप सृष्टि की रचना करिए। जब सृष्टि की रचना हुई तो काया बनी, पुरुष और प्रकृति। पुरुष क्या हुआ? सूर्य। और चंद्रमा क्या हुई? माता। मतलब पिता और माता, पुरुष और प्रकृति। तो उन दोनों के मिश्रण से, उन दोनों के मिलने से काया बन गई। तो तीसरी और चौथी महादशा दर्शकों कौन सी है? सूर्य और चंद्रमा की। सो दर्शकों, विष्णु पुराण की बात कह लीजिए, भगवान विष्णु से जितने भी पुराण इन्फ्लुएंस्ड है या उन पंडितों के द्वारा लिखे गए हैं जिनके ऊपर भगवान विष्णु की उस सोच का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, तो हमारा ज्योतिष शास्त्र भी कहीं ना कहीं वहीं से रचा गया है। विंशोत्तरी सिस्टम तो 101% दर्शकों इसी चीज की उपज है। हालांकि काफी लॉजिकल भी लगता है, मगर हम उन लॉजिक्स को तो बाद में देखेंगे। पहले केतु की महादशा को अब समझने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए, केतु की महादशा में थोड़ा सा मैंने आपको रेफरेंस दिया कि ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, अब वो अपने आप को खोजने लग गए। अब केतु किसी का भी क्या होता है? केतु उसका पास्ट होता है। यानी अब हमें जीवन मिलता है, जीवन के साथ एक शरीर मिलता है। उस शरीर का ऑब्वियस बात है एक पास्ट होगा, और पास्ट में उसकी डेथ भी हुई होगी और प्रेजेंट में उसका बर्थ भी हुआ होगा। सो जन्मों जन्मों का ये जो साइकिल है, इसकी पूरी नॉलेज, इसका पूरी मेमोरी कहां पड़ी है? वो पड़ी है केतु में। और केतु ही आपको समाधिस्थ करके अपने आप को जानने की क्षमता देता है। यानी कि वो साइलेंस जोन, वो शून्य को क्रिएट कर देता है जिसमें ब्रह्मा जी
कमल के नाल में गए और वहाँ पे उस अंधकार, उस शून्य में उन्होंने समाधि लगाई और उस समाधि में ही जीवन के रहस्य मिलने शुरू हुए। सो केतु के बाद वीनस का आना, दर्शकों, ये उसी सोच से ही सृजित हुआ है, वहीं से जन्मी हुई है ये बात। अब हम केतु की महादशा को समझने का प्रयास करें। दर्शकों, केतु जैसे किसी भी चीज की डेथ भी है और नई बिगनिंग भी है। केतु किसी भी चीज से डिटैच करता है, क्योंकि चीज क्या है, जब डेथ है तो ऑब्वियस बात है जीवन से और शरीर से वो जो डिटैचमेंट की बात आती है वो डेथ से आप क्लियरली समझ सकते हो। अब एक डेथ हो गई और नेक्स्ट बर्थ जब मिलती है तो दर्शकों उसमें भी डिटैचमेंट तो है, मगर एक नई अटैचमेंट भी बन जाती है। डिटैचमेंट किससे है? अब जो पिछले जन्मों की एक्चुअल चीजें थी, रियलिटी, सत्य की चीजें थी, वो तो छूट गई पीछे, मगर एक नए सत्य का जन्म हो गया, क्योंकि एक नया शरीर मिल गया, एक नया जीवन की शुरुआत हो गई। तो वो जो सत्य की बात हम करते हैं तो वहां से वो शुरुआत हो गई। तो केतु, दर्शकों, डिटैचमेंट भी है और अटैचमेंट भी है। अब केतु की महादशा में दर्शकों होता क्या है, केतु की शुरुआत तो केतु की ही अंतर्दशा से होगी और अंतर्दशाएं भी दर्शकों इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगी। अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि केतु की महादशा में जो ब्रह्मा जी के साथ हुआ, ब्रह्मा जी ने अपने आप को जिस तरह खोजने का प्रयास किया, जिस तरह अपने जीवन को समझने का प्रयास किया, जिस तरह अपने जीवन का पर्पस जानने का प्रयास किया, तो दर्शकों केतु की महादशा उसी सोच से बनी हुई दशा है। हम सब लोग इसी तरीके से जीवन में आते हैं। जीवन में आते हैं तो जीवन में आकर सबसे पहले हमें कौन दिखाई देता है दर्शकों? हमें दिखाई देती है हमारी माता। सबसे पहले तो बच्चे को, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए उस माता की जरूरत होती है, तो वो वीनस का रूप जो माता के रूप में, माता से उपजे हुए दूध के रूप में बच्चे को मिलता है, जिससे उसका जीवन चलता है। वीनस के बिना केतु नहीं चल सकेगा। केतु के साथ वीनस का होना उतना ही लॉजिकल है। तो दर्शकों अंतर्दशाएं उसी ऑर्डर सीक्वेंस में ही तो आएंगी। केतु के अंदर केतु, आप समझ सकते हो, पिछले जीवन की डिटैचमेंट और नए जीवन की शुरुआत। केतु के अंदर केतु, अब केतु के अंदर वीनस, आप समझ सकते हो माता मिल गई। चाहे वो गर्भ के अंदर बच्चा है तब भी उसको माता मिल गई, क्योंकि न्यूट्रिशन उसकी मां से आ रही है। अब ये पूरा प्रोसेस आप समझ सकते हो, वही कमल है, वही पानी है, वही समुद्र है और वही कमल की नाल है। अब कमल की नाल को आप बच्चे के गर्भ में, मतलब बच्चा गर्भ में उस नाल से ही तो अपनी मां से जुड़ा हुआ होता है, वहीं से उसकी न्यूट्रिशन आ रही है। अब आप देखो जैसे जैसे बच्चे की चेतना थोड़ी थोड़ी विकसित होनी शुरू होती है तो वो अपने आप को जानने समझने का प्रयास करता है। केतु की महादशा में दर्शकों सबसे पहली अनुभूति यही है, जीवन से पहले भी और जब जीवन की इंडिपेंडेंट जीवन की शुरुआत होगी तब भी सबसे पहला कौन मिलेगा? वीनस ही तो मिलेगा, माँ ही तो मिलेगी, माँ का दूध ही तो मिलेगा, माँ की परवरिश ही मिलेगी। किसी भी जीवन के लिए सबसे पहला गुरु कौन है? भगवान विष्णु के रूप में माता। और उसके बाद अब आप देखिए चेतना अब उसके बाद इंडिपेंडेंट स्वरूप लेगी। अब काया बनेगी दर्शकों, का जमा या। एक तरफ का, अब मदर मिल गई थी, मदर का दूध मिलना शुरू हो गया। हालांकि उसको मदर समझ नहीं आई थी बच्चे को कि मदर क्या है, क्योंकि बच्चे को तो अपने सिर्फ जीवन को चलाने के लिए वो दूध चाहिए। तो बच्चे की पहली समझ वो दूध है जो मां के शरीर से ही आ रहा है। मगर उसके बाद जैसे ही वो चेतना विकसित होती है, का, सूर्य, चेतना, प्रकाश, वो उसके जीवन में आना शुरू हो गया। अब बच्चे की आंखें खुलनी शुरू हो गई, वो प्रकाश को देखना शुरू हो गया, उसको समझ में आना शुरू हो गया कि मैं चेतन हूं। मगर ये चेतना वो उसी सूर्य के स्वभाव के साथ है। सूर्य उदय होता है, सिर पे आता है, फिर डाउन जाना शुरू हो जाता है, अस्त हो जाता है और उसके बाद में फिर अंधकार। ये सूर्य का साइकिल। तीसरी अंतर्दशा सूर्य की,
चौथी अंतर्दशा वहां पे चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है? यहां पर चंद्रमा को हमारे ज्योतिष शास्त्र में मन का स्वरूप बताया गया है। मां भी है, इमोशंस भी है, भावनाएं भी हैं, कामनाएं भी हैं, विचार भी हैं, और इन सबको मिलाकर हम कहते हैं ये किसी भी इंसान का मन यानी कि मनस बन गया। दर्शकों, अब यहां पर आप समझ सकते हो कि काया पूरी हो जाती है। अब उसके बाद फिर जब काया पूरी हो गई तो काया के अंदर क्योंकि न्यूट्रिशन उसको जा रही है, तो नेक्स्ट अंतर्दशा किसकी आएगी? मंगल की आएगी। शरीर में सौष्ठव आना शुरू हो गया, शरीर स्ट्रांग होना शुरू हो गया, शरीर के अंदर मसल्स बनने शुरू हो गए, और फिर जब मसल्स बन गए, शरीर में ताकत आ गई, तो नेक्स्ट राहु। अब राहु दर्शकों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां से बच्चा अपनी बाहरी दुनिया को समझने का, बाहरी दुनिया में जाने का, अपनी माँ की गोद से पहले बाहर जाएगा, फिर अपने बेड से बाहर जाएगा, फिर अपने कमरे से बाहर जाएगा, फिर अपने घर से बाहर जाएगा, और फिर वो प्रकृति में विचरण करने लग जाएगा। मतलब अपने अगल बगल की प्रकृति को देखने का जरिया राहु है। यानी हम कह सकते हैं कि अब बच्चा अपने मूलभूत स्वभाव से बाहरी प्रकृति को समझने का प्रयास करता है, बाहर से इन्फ्लुएंसेस लेने की कोशिश करता है। ये है उसकी राहु की अंतर्दशा। अब राहु की अंतर्दशा के बाद दर्शकों, मगर अब यहां पर अगला अंतर्दशा समझाने से पहले दर्शकों, मैं अब आपको यहां बहुत एक स्ट्रांग बात बोलना चाहता हूं। आप बातों को सुनते हो, मगर उसको साथ साथ अपने जीवन के ऊपर कोरिलेट करिए, समझने का प्रयास करिए कि जब भी आप में से किसी की केतु की महादशा आई तो यही चीजें आपके साथ हुई। मगर जब केतु के अंदर राहु आता है तो दर्शकों कहीं ना कहीं, क्योंकि राहु केतु एक एनर्जी एक्सिस है, राहु के अंदर केतु आएगा या केतु के अंदर राहु आएगा, जब दोनों मिलेंगे तो दर्शकों क्या होगा? ये शून्य बन जाएगा, ये वो साइलेंस जोन बन जाएगा जहां पर समाधि घटित हो सकती है। जरूरी नहीं है कि होगी, मगर साइलेंस जोन तो बनेगा। अब साइलेंस जोन बनेगा, कुछ नए की शुरुआत तो होगी, वो चाहे स्पिरिचुअलिटी में साधना के थ्रू कुछ नए आयाम आपको दिखने शुरू हो जाएं, आप उनको खोज लो, या प्रकृति में भी देखने को, समझने को, रिसर्च करने को बहुत कुछ है दर्शकों। जब भी केतु के अंदर राहु आएगा तो आप देखिए आपके जीवन में कुछ नया शुरुआत हुआ होगा। अब उसके बाद फिर आता है राहु के बाद कर्म एक्चुअल में शुरू होना, क्योंकि राहु के अंदर आप सिर्फ देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, प्लानिंग्स बना रहे हो, क्योंकि उसी से तो आपका भविष्य बनना है। दर्शकों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि राहु ही आपके भविष्य का सृजक है, सृजन करने वाला है, आपके भविष्य को बनाने वाला है, आपके भविष्य को जन्म देने वाला है। राहु का रोल दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर ये तो थी आपके दिमाग में प्लानिंग कि आप किसी चीज को कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हो, कॉन्सेप्ट बना रहे हो दिमाग के अंदर, एक जिसको हम कहते हैं हमने खाका बना लिया कि हाँ भाई हम फ्यूचर में ये करेंगे, हमारा घर इस तरह का होगा, इस तरह की चीजें हमारे पास हो। तो वो फ्यूचर में जो कॉन्सेप्ट आपने अपने दिमाग के अंदर भरा राहु में, अब उसको मेटीरियलाइज करने का, उसको मूर्त रूप देने का समय आ गया। वो आएगा केतु के अंदर जब शनि आएगा। हालांकि वहां पर जब केतु और शनि दर्शकों इकट्ठे होंगे, ये जो कॉम्बिनेशन बनती है, यहां पर इमोशंस नहीं होती, यहां पर सिर्फ वो फ्यूचर का एक खाका होता है और उसके प्रति कर्म होता है। आप कह सकते हो कि यहां पर थोड़ा स्वभाव निर्मम हो जाता है, नो इमोशंस। मगर इस सभी कॉम्बिनेशन से आप देखोगे, इस सभी कॉम्बिनेशन से राहु की प्लानिंग, राहु ने बाहरी दुनिया आपको दिखा दी, शनि के थ्रू आपने कर्म करना शुरू कर दिया, तो अब आपको ज्ञान होना शुरू हो जाता है, आपको समझ आनी शुरू हो जाती कि भाई ये काम करते थे, इसको इस तरह करना चाहिए था, ये एक सिस्टम बनना चाहिए था, इस सिस्टम में इस तरीके से हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए हमें अपने को, शरीर को किस तरह चलाना है, दिमाग को किस तरह चलाना है, शांत कैसे रहना है, फोकस कैसे बनाना, ये सारी चीज़ें दर्शकों ये चेन है। तो वो जो ज्ञान है जो आपके कर्मों से निकला, यानी कि आपके एक्सपीरियंसेस से, जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है दर्शकों,
वो फिर आपको मिलती है। और अंत, केतु का अंत दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु का अंत होता है मरकरी, बुध। अब इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या दर्शकों? आपकी बुद्धि ही तो विकसित हुई, आपके लॉजिक्स, आपकी रीजनिंग, आपका ज्ञान, आपकी इंटेलिजेंस आप बढ़ी। सो दर्शकों, जब ऋषि ये बात करते हैं कि परमात्मा क्या है, परमात्मा आपकी टोटल इंटेलिजेंस है, यानी पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो हम उसे परमात्मा का नाम दे सकते हैं। परमात्मा आपकी चेतनता से उपजी हुई इंटेलिजेंस है। तो दर्शकों, ये है केतु की महादशा का सीक्वेंस। जब आप इस सीक्वेंस के थ्रू अपने जीवन को होता हुआ देखोगे, अब बहुत से दर्शकों की केतु की महादशा चल रही होगी, तो आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि आगे आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है, आपकी मनस्थिति कैसी होगी, आप किस तरीके से दुनिया में विचरण करोगे। या जिन लोगों की केतु की महादशा निकल चुकी है वो सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं कि यस, इतने से इतने समय में ये हुआ, इतने से इतने समय में मेरे साथ ये घटना घटी। तो दर्शकों, महादशा की ये जो जर्नी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है, क्योंकि इस महादशा की जर्नी में आप अपने जीवन को, जो लोग उस दशा को जी चुके होंगे वो अपने जीवन को दोबारा से याद कर पाएंगे। आपकी आंखों के सामने आपकी वो वीडियो चलनी शुरू हो जाएगी जिसके थ्रू आपने जीवन जिया है। और जो दर्शक अभी उसमें जाने वाले हैं वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं कि इस महादशा में हमारे साथ ये घटित होने वाला, तो हमें इस तरीके से जीवन को जीना चाहिए। सो दर्शकों, महादशा किसी के भी जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जोन है, और ये जो टाइम जोन है आपको उस जीवन को जीने के लिए मिला है। अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि जिन ब्राह्मणों ने, जिन ऋषियों ने इस ज्योतिष शास्त्र की रचना की, वो सब विष्णु पुराण से कह लीजिए, नारद पुराण से कह लीजिए, भागवत पुराण से, मतलब उस थॉट प्रोसेस से वो इन्फ्लुएंस थे। और ज्योतिष शास्त्र 101% इसी थॉट प्रोसेस से इन्फ्लुएंस ज्योतिष शास्त्र है। और कुछ इसमें एडिशनल कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं, मगर एक सिस्टेमेटिक तरीके से। और उस सिस्टम, क्योंकि कोई भी सिस्टम होता है तो सिस्टम को फंडामेंटल्स के ऊपर बेस होना होता है, तो सिस्टम एक लॉजिकल हो जाता है दर्शकों। अब इसमें मैं ये कहूंगा कि भृगु संहिता का ज्योतिष शास्त्र को बनाने में और ज्योतिष शास्त्र को सही दशा और दिशा देने में बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि भृगु संहिता दर्शकों क्या है? इट्स ए कंपाइलेशन। सैकड़ों कुंडलियों का कंपाइल कर दिया, कंपाइल करके अब रेफरेंस बनाने शुरू कर दिए कि भाई केतु में जब शनि आया तो ये घटनाएं हुई, केतु के अंदर जब राहु आया तो ये घटनाएं हुई। अब उनको हमने क्या किया, हमने रेफरेंस की तरह एक बॉक्स में डाल दिया। अब वो बॉक्स, अब आप देखिए, हम सभी के लिए आज भी रेफरेंस पॉइंट बना हुआ है। और ये इसी वजह से लॉजिकल है क्योंकि एक सिस्टम को फॉलो किया गया है। और वो सिस्टम कहीं ना कहीं अगर हम देखें, हालांकि आप इस पे डिबेट कर सकते हो कि वो ऋषियों का सोचने का तरीका, ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में जीवन को बांटने का, कि वो ठीक है, उनका तरीका हो सकता है, मगर उस तरीके को यूज करके दर्शकों अगर हमें कुछ चीजों के लॉजिकल आंसर्स मिल जाएं तो उस थॉट प्रोसेस को लेने में बुराई क्या है? क्योंकि क्रिटिसाइज करने से चीजें कोई बेटर नहीं हो जाती। हाँ, ये कर सकते हो कि आप अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करके उन घटनाओं से, जो उन घटनाओं में आपको लगे कि ये चीजें कोई मीनिंग नहीं रखती, आप उसको छोड़ सकते हो। मैं इसको बोलता होता नेचुरल फिल्ट्रेशन। आप उस ज्ञान को, उस नॉलेज को, उन विचारों को फिल्टर कर लीजिए जो आपके काम के नहीं। और वैसे ये आपको क्या करना है, आपका दिमाग ये काम करता ही है, क्योंकि दिमाग को जो चीज चाहिए वो रख लेगा, जो नहीं चाहिए वो फिल्टर हो गया। ये जो पौराणिक ज्ञान दर्शकों हमारे पास पुराणों के रूप में पड़ा है, स्टोरीज के रूप में पड़ा है, हालांकि इसमें बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो नहीं लॉजिकल लगती, बट वो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर हम उस क्रक्स को फॉलो करें तो उस क्रक्स में से दर्शकों, अब ज्योतिष शास्त्र इतनी सदियों से ऐसे ही थोड़ा काम नहीं कर रहा, ये काम कर रहा है।
अब आप देखिए, चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी उसको देखिए, वो भी तो यहीं से प्रेरित है, इसी चीज़ को देख रही है, इसी तरीके से आगे चल रही। और इस समय पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे, ज्योतिष को रिसर्च का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बनाया हुआ है लोगों ने। ज्योतिष के अंदर मज़ेदार रिसर्च हो रही है, लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके चीज़ों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर दर्शकों, मैं ये कहता हूँ कि ये जो महादशा वाली वीडियोस की सीरीज़ वाली जो जर्नी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी होगी, इंपॉर्टेंट भी होगी। अगर हम उस रिसर्च को इस पैटर्न पे ले जाएं, लॉजिकल तरीके से सोचें, उस पैटर्न पे ले जाएं रिसर्च को कि भाई केतु से शुरुआत है, केतु के अंदर ये घटनाएं हो सकती हैं। अब आप कंपार्टमेंटलाइज करिए। रिसर्च का मीनिंग ये होता है कि आप पहले एक बड़ा खाका बनाइए, अब उसमें छोटे खाने बना लीजिए, अब छोटे खाने कंपार्टमेंट्स बना ली, अब छोटे से छोटा। जब आप उसको कंपार्टमेंटलाइज करते जाते हो तो ये क्या है, इसको मैं बोलता हूँ ये स्कैनिंग है, आपके जीवन की स्कैनिंग है। सबसे पहले हम क्या करते थे, एक्सरे करते थे, एक्सरे के बाद नॉर्मल स्कैन आ गया, फिर उसके बाद एमआरआई आ गई, पेट स्कैन आ गया। अब वो क्या है, आपके किसी भी अंग के अंदर से अंदर जाने की घटना है। तो दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में भी आप इसी तरह की एमआरआई करिए, पेट स्कैनिंग करिए, अंदर से अंदर घुसिए, और महादशा आपको यह मौका देने वाली है। सो दर्शकों, ये था पहली महादशा केतु के बारे में मेरा ओपिनियन। अगली महादशा में कोशिश करूंगा कि इसी जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। वीडियोस लंबी होंगी, देखेंगे, वो कोई इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जब किसी चीज़ को समझना है, ज्ञान के रास्ते पे चलना है, तो वहाँ समय रुक जाता है। क्योंकि मैं तो दर्शकों हमेशा यही मानता हूँ कि जब ज्ञान की बात होती है तो समय रुक जाता है, और इसीलिए ज्ञान दो ही तरीके से अवतरित होता है, या तो आप समाधि में चले जाइए या रिसर्च में आ जाइए। रिसर्च और समाधि दर्शकों, बस यही दो रास्ते हैं ज्ञान को लेने के। साइंटिस्ट अपने तरीके से रिसर्च करते हैं, और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट वो साधना के थ्रू काम करते हैं। बात दोनों की वही है, और दोनों के मिश्रण से जो ज्ञान निकलता है दर्शकों, वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। सो दर्शकों, जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूं, करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना वैदिक ज्ञान का चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, घर घर तक इस ज्ञान की गंगा को पहुंचाइए, ताकि आप अपने जीवन को समझ पाओ और जीवन के थ्रू आप दूसरों के जीवन को हेल्प कर सको। देखिए, बदल तो हम किसी का जीवन नहीं सकते, मगर अपने जीवन की घटनाओं से समझ लेकर किसी दूसरे को एडवाइस तो दे सकते हैं ना अच्छी। तो ये काम तो हम कर सकते हैं। तो ये ज्ञान मैं चाहता हूं कि आप सब, जो काम मैं कर रहा हूं, आप भी सब यही काम करिए, अपने अपने कारोबार करिए, प्रोफेशन करिए, मगर साथ में इस ज्ञान को अपने अंदर ले आइए। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों फ़ोन नंबर तो मेरा एक ही होता है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो, अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवा सकते हो, या हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन ले सकते हो। सो दर्शकों, इसी तरह की अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।